क्या हाल है मेरे आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफ़ी। हम लोग क्रमशः एनटीए द्वारा निर्धारित यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी मुख्य रूप से इस चैनल पर करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्ययन के इस क्रम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसका विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कक्षाएं लाभप्रद हैं, विद्यार्थियों को इन कक्षाओं का लाभ होने वाला है, तो आप सभी इन कक्षाओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तर्क संग्रह हम पढ़ रहे थे, यानी कि दर्शन की हम कक्षाएं कर रहे हैं और दर्शन की कक्षा में तर्क संग्रह, इसकी 3 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, और ये जो कक्षा है ये चौथी कक्षा है। चलिए, कहाँ तक हमने चीज़ों को पढ़ लिया है एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हो गया है, ये भी देख लिया था हमने। उसके बाद प्रमाण की बात हम कर रहे थे आपसे। ठीक है, प्रमाण की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, चलो, प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहला जो प्रमाण आता है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आता है। एक बार पुनः पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या था। देखिए, यहाँ पर जो बुद्धि थी, इस बुद्धि को 2 भागों में बांटा, स्मृति और अनुभव। स्मृति को 2 भागों में बांटा, पुनः यथार्थ और अयथार्थ। दोनों को समझा हमने, क्या है यथार्थ क्या है अयथार्थ। उसके बाद जो अनुभव था इसको भी 2 भागों में बांटा और यथार्थ और अयथार्थ को भी समझा। उसके बाद जो यथार्थ था इसको हमने 4 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। ठीक है, और इन्हीं ये जो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इन्हीं के जो करण थे, उन्हीं करणों को प्रमाण कहा गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, है ना, ये देखा था हमने। देखिए, ये है यहाँ पर देखा था ना हमने। देखिए, यथार्थ अनुभव जो है, देखिए ये जो यथार्थ अनुभव है ये 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से। अब तत्करणम अपि चतुर्विधम, इसके करण भी 4 हैं। क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से, है ना। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने विषय पर। क्या है प्रत्यक्ष, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए, परिभाषा क्या है इसकी? तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसी को क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कहा गया है। यानी तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही क्या है? वही प्रत्यक्ष है। और उसके बाद कहा गया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है, यानी जो उत्पन्न ज्ञान है, उसी को क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कहा गया है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा पद के अर्थ के संयोग से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कहा गया है। तत् द्विविधम, वह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन सा? निर्विकल्पम सविकल्पम चेति। निर्विकल्प और सविकल्प के भेद से यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है यह 2 प्रकार का है। अब क्या होता है निर्विकल्प, क्या होता है सविकल्प? ठीक है, दोनों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। निष्प्रकारक जो ज्ञान है वह कैसा ज्ञान है? निर्विकल्प ज्ञान है। जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं? किंचित इदम इति, कुछ है, यह कुछ है। किंचित इदम इति, यह कुछ है। इस प्रकार का जो ज्ञान है यह कैसा ज्ञान है? निर्विकल्प ज्ञान है। किंचित का मतलब है यह कुछ है, लेकिन पता नहीं चल पाया है क्या है, तो ये कैसा ज्ञान है? निष्प्रकारक ज्ञान है।
किस प्रकार का ज्ञान है पता नहीं है, तो यह कुछ है ऐसा हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन यह क्या है ये हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, जैसे हम बहुत दूर खड़े हुए हैं, है नी, हम बहुत दूर खड़े हुए हैं और हमें वहाँ से हल्का हल्का कुछ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है। तो यह जो हमें ज्ञान हो रहा है यह कैसा ज्ञान है, यह निर्विकल्प ज्ञान है। लेकिन जब हम उसके नज़दीक जाएंगे, है नी, मान लीजिए हम 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और 200 मीटर की दूरी पर कोई आपका प्रियजन आ रहा है, तो जो आपका प्रियजन आ रहा है और आप 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो जब आप उसको देखते हैं तो आप यह कहते हैं यह कुछ तो है, कोई तो है, लेकिन क्या है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है, बस इतना ही ज्ञान हो पा रहा है कि यह कुछ तो है। इस प्रकार का जो ज्ञान कहलाता है ये कैसा ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है। जब वह व्यक्ति धीरे 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 आपके समीप आता चला जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बंधु है, यानी इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वह सविकल्प ज्ञान होगा, है नी। इसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है, देखिए परिभाषा दी पहले, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। देखिए सप्रकारक ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे डित्थो अयम, यह तो डित्थ है, ब्राह्मणो अयम, यह तो ब्राह्मण है नी, श्यामो अयम, यह तो श्याम है, इति ज्ञानम। इस प्रकार का जो ज्ञान है ये कैसा होता है, सविकल्प ज्ञान होता है। समझ में आया भाई। जब आप बहुत दूर खड़े हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मतलब कुछ तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है वास्तव में कि वह जो आपको दिखाई दे रहा है वह वास्तव में है क्या, तो इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है आपको, यह निर्विकल्प ज्ञान है। ठीक है, और निर्विकल्प क्यों है, क्योंकि निष्प्रकारक ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान है आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ज्ञान है, यानी कुछ तो पता चला है यानी निष्प्रकारक ज्ञान है, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहा गया है, निर्विकल्प ज्ञान कहा गया है। सविकल्प ज्ञान कौन सा है, सविकल्प ज्ञान वह ज्ञान है जो सप्रकारक ज्ञान है, जिसमें हमें प्रकार पता चल रहा है, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति पता चल रहा है कि डित्थो अयम, यह तो डित्थ है, यह क्या है, यह तो ब्राह्मण है, यह तो श्याम है, इति। समझ में आया। तो दोनों प्रकार का जो प्रत्यक्ष है वो आपको समझ में आया। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान। तो निर्विकल्प ज्ञान कौन सा है और सविकल्प ज्ञान कौन सा है, दोनों ज्ञानों को हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया है। उसके बाद देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधि। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु कौन है, इंद्रिय है। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो कारण हैं, हेतु का मतलब कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है, इंद्रिय है। भाई हम इंद्रियों के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीव है, त्वचा है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं और मन है, इनके द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, यह कैसा ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है इंद्रिय, उसका जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। यानी सन्निकर्ष का मतलब है एकदम समीप आ जाना, एकदम समीप आने से जो ज्ञान होता है वह सन्निकर्ष कहलाता है। और यह जो सन्निकर्ष है ये 6 प्रकार से होता है। कैसे होता है 6 प्रकार से, उसको यहाँ पर नीचे बता रहे हैं। देखो 6 प्रकार से कैसा होता है, तो कह रहे हैं संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय संवेत समवाय और विशेष विशेषण भावाश्चेति। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेत समवाय, चौथा समवाय और पांचवा संवेत समवाय और छठा विशेष विशेषण भावाश्चेति। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इसीलिए यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके तीनों को, ये जो 6 के 6 सन्निकर्ष हैं सबको बताया जाएगा। क्या है संयोग, क्या है संयुक्त समवाय, क्या है संयुक्त संवेत समवाय, क्या है समवाय, क्या है संवेत समवाय और क्या है विशेष विशेषण भावा, यानी विशेष विशेषण भाव। तो इसको ये भी बताया जाएगा कि यह ज्ञान कब होता है, संयोग सन्निकर्ष कब होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब होगा, संयुक्त संवेत
संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा, समवाय सन्निकर्ष कब होगा, संवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा, और विशेष से विशेषण भावास सन्निकर्ष कब होगा, सबके विषय में यहाँ पर बताएंगे। देखो देखो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले बता रहे हैं संयोग को। तो संयोग सन्निकर्ष कब होता है, तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, यानी संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष कब होता है, चक्षु के द्वारा, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, घट चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन सा संयोग सन्निकर्ष होता है, संयोग, अच्छा कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयोग सन्निकर्ष होता है। ठीक है, यह जो सन्निकर्ष होता है वह कैसा होता है, संयोग से होता है नहीं। उसके बाद जो दूसरा सन्निकर्ष होता है वो कौन सा है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। ये कैसा होता है, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष। ये कब होता है, तो कह रहे हैं रूपत्वा सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष। अर्थात रूपत्व यानी जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। ये इसकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हो सकता है कि ये आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रही हो, लेकिन एक बार इसकी सब पारिभाषिक शब्दावली को देखेंगे, उसके बाद इसको अच्छे प्रकार से लौकिक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो फिर उसके बाद जो अगला सन्निकर्ष आता है वो समवाय सन्निकर्ष आता है। तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। श्रोत यानी कर्ण के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है। उसके बाद शब्दत्व, देखिए उसके बाद कहा जाता है, देखिए शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेत समवाय सन्निकर्ष। कह रहे हैं कि शब्द जाति के प्रत्यक्ष में संवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम बचता है कौन सा, विशेष विशेषण भावा सन्निकर्ष। ये कब होता है, तो इसके लिए बता रहे हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। अब ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यदि आप थोड़ी भी बुद्धि लगाएंगे तो चीज़ें हमारे समझ में आएंगी। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सा सन्निकर्ष कब होता है, उसको पहचानेंगे। और पहचानने का बहुत ही बेहतरीन साधन है ये वाला। ये जो डायग्राम है ना, ये मात्र डायग्राम नहीं है, ये कैसा डायग्राम है, ये बहुत ही सुव्यवस्थित डायग्राम है। इस डायग्राम को यदि आप बुद्धिस्त कर लेंगे तो एक विदिन सेकंड में बता देंगे कि कौन सा सन्निकर्ष हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या याद करना है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो एक तो इनका पूरा का पूरा क्रम याद करना पड़ेगा। ये वाला पहला याद करना पड़ेगा संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, फिर समवाय, संवेद समवाय, और फिर विशेष विशेषण भावाश्चेती। इसको जब आप कंठस्थ कर लेंगे, ये आपको ये जब याद हो जाएगा तो फिर आपको दूसरा जो स्टेप है वो ये वाला याद करना होगा, और इसको याद करते ही आपका सारा काम खत्म। दूसरा क्या है, देखिए चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व, केवल इतना ही याद करना है। चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व। 2-3 बार मेरे साथ दोहराओ, चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व, चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व, चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व, चक्षु घट रूप रूपत्व स्रोत शब्द शब्दत्व। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत ये कंठस्थ होना शुरू हो गया होगा। 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे या याद करेंगे, है नहीं, तो ये आपको आसानी से अवगत हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अधीत हो जाएगा। अब इसको याद करने से कैसे हम पहचान सकते हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ पर ट्रिक बताई गई है। देखो चक्षु और घट का जो सन्निकर्ष होगा वो संयोग होगा। ठीक है, चक्षु और घट का जो सन्निकर्ष होगा वो कैसा सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। उसके बाद चक्षु और रूप का जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त समवाय होगा। फिर उसके बाद चक्षु और रूपत्व का जो संयोग होगा, सन्निकर्ष होगा, वो संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। समझ में आया। उसके बाद
अगला आता है क्या, समवाय। ये होता है स्रोत और शब्द के बीच में। स्रोत और शब्द का जो सन्निकर्ष होगा वो समवाय सन्निकर्ष होगा। और उसके बाद स्रोत और शब्दत्व का जो सन्निकर्ष होगा वो संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो अंतिम बचा है ये क्या है, विशेष विशेषण भावाश्चेति। ये क्या है, जब आँख का जमीन से संबंध होता है तब घट का अभाव होता है। भाई हमारी आँख है और ज़मीन को देख रही है, तो वहाँ पर घट का क्या है, अभाव है। घट हमें नहीं दिख रहा है, ज़मीन में घट है, मिट्टी से उस घट को बनाया जा सकता है पुनः यदि हमें आवश्यकता होगी। लेकिन जब हमारा चक्षु का जमीन के साथ सन्निकर्ष होता है तो घट का क्या होता है, अभाव होता है। तब विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है, यानी विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है। विदिन सेकंड में आप इस ट्रिक से पहचान सकते हैं, यानी हम भी या मैं भी ऐसे ही पहचानता हूँ। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ऐसे दे दिया जाएगा कि बताइए चक्षु में और रूपत्व में कैसा सन्निकर्ष है, तो आपको बताना है चक्षु में और रूपत्व में कौन सा है, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। ध्यान रहेगा। ऐसा पूछ सकता है कि जो चक्षु में और घट में किस प्रकार का सन्निकर्ष है, तो आपको बताना है चक्षु में और घट में संयोग सन्निकर्ष है। ऐसा पूछा जा सकता है कि चक्षु में और रूप में किस प्रकार का सन्निकर्ष है, तो चक्षु में और रूप में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष का मतलब है किसी भी इंद्रियों के समीप आना। अब यहाँ पर चक्षु एग्जाम्पल दिया है तो चक्षु के ही समीप आओगे, तो ऐसा नहीं होगा कि घट का और रूप का सन्निकर्ष बनेगा, नहीं, सन्निकर्ष बनेगा केवल इंद्रियों का और ये जो हमारे तत्व दे रखे हैं इनका। यानी ये भी स्रोत क्या है, एक इंद्रिय है, और ये शब्द के साथ जब जुड़ती है, शब्द के साथ जब सन्निकर्ष होता है इसका, तो यह सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। स्रोत का जब शब्दत्व के साथ सन्निकर्ष होता है तो यह जो सन्निकर्ष होता है ये संवेद समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो इसको क्रमशः ऐसे याद करना है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेष विशेषण भावाश्चेति। 5-6 बार इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो और 5-6 बार आप इसको यदि आप सुनोगे तो एकदम से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका है। देखिए एक एक करके भी आप इसको पहचान सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो चक्षु है उस चक्षु का घट के साथ जो संयोग है वो कौन सा है, चक्षु का घट के साथ जो सन्निकर्ष है वह संयोग है। चक्षु का घट रूप के साथ जो सन्निकर्ष है वह संयुक्त समवाय है। चक्षु का रूपत्व के साथ जो सन्निकर्ष है वो संयुक्त संवेद समवाय है। फिर स्रोत का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष है वह समवाय है। स्रोत का शब्दत्व के साथ जो संयोग है वो संवेद समवाय है। तो क्रम से आप इनको याद करो, क्रमशः आप इनको ऐसे याद कर लो और क्रमशः आप इनको ऐसे याद कर लो। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेष विशेषण भावाश्चेति। ठीक है। उसके बाद चक्षु, घट, रूप, रूपत्व, स्रोत, शब्द, शब्दत्व। अब एक एक करके चक्षु से इनको मिलाते जाओ। जब चक्षु से एक बार आप घट को मिलाओगे, एक बार मिलाओगे तो कौन सा बनेगा, संयोग। फिर दूसरी बार मिलाओगे तो संयुक्त समवाय। फिर तीसरी बार मिलाओगे तो संयुक्त संवेद समवाय। ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर आता है स्रोत। स्रोत को शब्द से मिलाओगे तो समवाय और स्रोत को शब्दत्व से मिलाओगे तो संवेद समवाय। और ये होता है ये जमीन के साथ। ठीक है। जमीन का और इंद्रिय का, चक्षु का और भूमि का जो सन्निकर्ष होता है ये कैसा होता है, विशेष विशेषण भावाश्चेति। ठीक है। देखिए यहीं तक है विशेष विशेषण भाव। ठीक है। चा इति है, चा इति। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई और यहीं पर आकर के ये जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद अनुमान प्रमाण हम कल से शुरू करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था प्रत्यक्ष प्रमाण का। अब ये जो अनुमान है ये बहुत बड़ा है नहीं, ये रामायण के हनुमान की तरह विराट है। जैसे रामायण में हनुमान विराट है ना, वैसे ही न्याय में अनुमान विराट है। यानी इसमें हित्वाभास आएगा, एक कक्षा तो हित्वाभास खा जाएगा और एक कक्षा पूरी अनुमान खा जाएगा, तो दो कक्षा तो अनुमान की हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो अन्य चीज़ें बची हुई थी शब्द पदार्थ में, यानी द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, फिर उनको समझेंगे। देखिए जो शब्द पदार्थ हमने देखे थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और अभाव। ठीक है, अभाव। तो इसमें हमने द्रव्य देख लिया 9 प्रकार के, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, और 24 प्रकार के गुण देखे थे।
रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतत्व अपरतत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 प्रकार के गुण देखे थे। उसके बाद कर्म है, कर्म आगे बताया जाएगा कर्म क्या है, फिर सामान्य बताया जाएगा, फिर उसके बाद समवाय बताया जाएगा, फिर अभाव भी बताया जाएगा। इन सबको परिभाषित किया जाएगा, है नहीं। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप घबराना मत बिल्कुल भी। तो गुण जो है, अभी गुण भी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम गुण में बुद्धि पर चल रहे हैं, है नहीं। बार बार मैं आपको ऊपर बुद्धि दिखाता हूँ ना, तो अभी हम बुद्धि पर ही चल रहे हैं। तो 24 प्रकार के गुणों में से कहाँ पर है हम, बुद्धि पर है। जैसे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतत्व अपरतत्व, है नहीं। संयोग विभाग परतत्व अपरतत्व ध्रुवत्व बुद्धि, बुद्धि के बाद फिर बुद्धि जब खत्म हो जाएगी ना, बुद्धि में ये सारे आएंगे। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, ये अनुमान आएगा, फिर उसके बाद शब्द प्रमाण आएगा, और फिर उसके बाद उपमान आएगा, है। तो ये चारों प्रकार के प्रमाण आएंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा बुद्धित्व वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या शुरू होगा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। फिर इन सबको बता करके फिर इन पर आएंगे, है नहीं। फिर द्रव्य हमने बता दिया है, गुण समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद कर्म को बताएंगे, फिर समवाय को बताएंगे, फिर सामान्य को बताएंगे, फिर समवाय को बताएंगे, फिर अभाव को बताएंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा अर्थ संग्रह का ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अर्थ संग्रह हमारी समाप्त हो जाएगी। तो लगभग 3 कक्षा या 4 कक्षा में इस विषय को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये है, चलिए।